फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं यह जीएस का चौथा सेट है। इससे पहले हमने 3 जीएस सेट लगाए हैं तो और उसके बाद ये चौथा जीएस सेट हम लेकर के आए आप लोगों के लिए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। क्योंकि जीएस को भी हम लोग माइनस करके नहीं चल सकते हैं, 40 प्रश्न जीएस से आने हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। भारत सेवक समाज के जो संस्थापक है वह गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, एनी बेसेंट हैं या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि भारत सेवक समाज के जो संस्थापक है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है या चंद्रगुप्त द्वितीय है या रामगुप्त है या फिर स्कंदगुप्त हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा कि तांबा का जो सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक है वो रामगुप्त है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने केवल गांधी जी गए थे और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिस्सा लिए हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में संपन्न हुआ है वह 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था, अर्थात इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोमिनियन स्थिति वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया गया। दूसरा है कि युद्ध के बाद स्थानीय परिषदों द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के साथ एक संविधान सभा बुलाई जानी थी। और तीसरा है कि भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका हमको करेक्ट आंसर देना है। तो चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में जो विचार शामिल थे वह थे ऑप्शन नंबर सी के रूप में कि डोमिनियन स्थिति वाला एक भारतीय संघ स्थापित करना था और भारत की रक्षा ब्रिटिश के हाथों में होगी। यानी पहला और तीसरा जो है करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा जो है कथन है वो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तथा साथ ही साथ यह आने वाली TRE 2 परीक्षा में यह वीडियो आपके बहुत ही लाभकारी साबित होगा, क्योंकि परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे एक एक प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए तथा साथ ही साथ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित जोड़ियों में से विचार कीजिए कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेटिंक जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था और थॉमस मुनरो जो है वह महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें से जो 5वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक है। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, मैडम वालावास्की है या फिर मैडम कामा है या लाला हरदयाल है। इसमें कौन जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जो नाम आता है वो मैडम वालावास्की का आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 6 नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया किसे पराजित हुए थे। यानी पट्टाभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के ये कैंडिडेट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन वो किन से पराजित हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से या वल्लभ भाई पटेल से या फिर जवाहरलाल नेहरू से या सुभाष चंद्र बोस से। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि 1939 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता
में जो पट्टाभी सीतारमैया पराजित हुए थे वह सुभाष चंद्र बोस से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है 7वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1890 में हुआ है, 1893 में, 1889 में या 1894। 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, अर्थात 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महान उर्दू कृति गुब्बारे खातिर के लेखक कौन है। गुब्बारे खातिर के लेखक जो है मौलाना मोहम्मद अली हैं, या आसफ अली है, मौलाना आज़ाद है, या फिर सैफुद्दीन किचलू हैं। तो गुब्बारे खातिर जो है यह खतों का, पत्रों का एक मजमुआ है, यानी बहुत सारे पत्र को एक साथ संग्रहित किया गया है जिसे गुब्बारे खातिर नाम दिया गया है। और ये जो लेखक हैं इनके, यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनकी 2 अहम पत्रिका भी बहुत ही ये पर थी। एक का नाम था अल हिलाल, और जब अंग्रेज़ों ने उस पर बैन लगाया तो अल बलाग नाम से पत्रिका इन्होंने निकाला था, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख ये रूप से दोनों पत्रिका कार्य लोगों के बीच जो है स्वतंत्रता की भावनाओं को भरने में कार्य आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड जो है ये 15 मार्च 1922 को हुआ है, या 12 फरवरी 1922 को, 8 अगस्त 1922 को, या फिर 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें के तहत जो है गोरखपुर के निकट ये चौरी चौरा कांड में एक थाने को जला दिया गया, जिसमें कई सारे सिपाही जो है मारे गए थे। और इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो प्रथम चीनी यात्री जो है सबसे पहले जो भारत आया है वह समुद्रगुप्त का शासनकाल था, या चंद्रगुप्त प्रथम का, या हर्षवर्धन का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री भारत आया था, यानी 11वां नंबर प्रश्न के लिए भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना का निर्माण करवाने का श्रेय जो है वो अकबर को जाता है, या फिर औरंगजेब, या शाहजहां, या जहांगीर। तो इबादत खाना का जो निर्माण कराने का प्रमुख श्रेय जाता है वो और अकबर को जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 12वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन ए जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड की जो घटना है यह 1922 की घटना है, और भारत में उस वक्त जो आंदोलन मुख्य रूप से सक्रिय रूप से चल रहा था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब लोग ये कर रहे थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो है यह असहयोग आंदोलन जो है प्रमुख रूप से शुरू हुआ था। तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए गांधी जी, जिससे क्षुब्ध होकर के कई लोगों ने जो है गांधी जी से ये किए, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के जो है एक अलग स्वराज पार्टी की स्थापना भी किए थे। तो ये चौरी चौरा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, अर्थात 13वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। चोल साम्राज्य के संस्थापक जो है वो आदित्य है, या विजयालय है, राजेंद्र है, या फिर राजा राज है। तो इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी है, दौलत खां है, सिकंदर लोदी है, या फिर बहलोल लोदी है। तो ये लोदी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश है। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल रहा है उसमें सबसे अंतिम वंश लोदी वंश का शासन रहा है। गुलाम वंश, उसके बाद जो है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, इस प्रकार लोदी वंश जो है सबसे अंतिम वंश के रूप में जाना जाता है। और
इसका जो शासक अंतिम शासक रहा है वह इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और अकबर बाबर के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में, और बाबर जो है विजयी रहता है, और उसके बाद जो है भारत में लोदी वंश का शासन यानी दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त होता है और भारत में जो है मुगल शासन का शासन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे CN मुदालियर थे, या फिर CR रेड्डी हैं, या के रामकृष्ण पिल्ले हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि स्वदेशी वाहिनी के जो संपादक थे वो के रामकृष्ण पिल्ले, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में 16वां का आंसर सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो महात्मा गांधी जी ने किया है, या फिर राम मनोहर लोहिया ने किया है, या आचार्य विनोबा भावे ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया है आचार्य विनोबा भावे का नाम प्रमुख रूप से आता है, अर्थात 17वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक रामानुज हैं, या माधवाचार्य हैं, विवेकानंद है, या फिर शंकराचार्य हैं। तो अद्वैतवाद के जो सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में मुख्य नाम आता है वो शंकराचार्य का, इसलिए 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है। यह मोतीलाल नेहरू जी का कथन है, या अरविंद घोष का कथन है, महात्मा गांधी का कथन है, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी का कथन है। तो 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह अरविंद घोष का कथन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया, सिद्दी बशीर, जामा मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया है। सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं उसमें सुतकीगुंडोर है, या फिर हड़प्पा है, लोथल है, या मोहनजोदड़ो है। तो जो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं वो ऑप्शन नंबर बी है कि हड़प्पा स्थल जो है सबसे पहले खोजा गया है, जो कि पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। आत्मकथा जो शाहनामा के लेखक है अकबर है, फिरदौसी है, बाबर है, या फिर अबुल फजल है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं, इसलिए बी सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पीले रंग की फल और सब्जी में प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। तो पीले रंग की फल और सब्जी में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है कैरोटीन, और ये जो है विटामिन ए प्रमुख रूप से पीले फल और सब्जी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार 23वां नंबर प्रश्न से हम लोग जो है वो साइंस से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं, चूँकि यह हमारा जो सेट है यह जनरल स्टडीज का है, जिसमें हम साइंस, भूगोल, इतिहास सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो किसी भी पानी की बाल्टी में जब छड़ को डाला जाता है तो वह छड़ जो है सीधी न दिख करके टेढ़ी टाइप की दिखती है, तो इसका कारण क्या है। यह जो है परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या फिर अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, या अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण ऐसा होता है। तो जो 24वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है कि किसी भी रॉड का पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यह अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण जो है विरल से जब सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है, और सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर भागता है, और इस क्रिया के कारण जो है
हमें पानी में रखा हुआ रड टेढ़ा दिखाई पड़ता है। तो यह अपवर्तन की क्रिया के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीरा का अपवर्तनांक है। तो हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है और हीरा का अपवर्तनांक कहते हैं किसको है, अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो अपवर्तनांक जो है वो दो माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है उसके अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और खासकर जब हम लोग एक माध्यम के रूप में हवा को लेते हैं तो एयर आर डिवाइडेड बाई मतलब कि हवा में प्रकाश की चाल, अब उसके भाग देंगे हम लोग अगर हीरा में प्रकाश की चाल से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हीरा का अपवर्तनांक होगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जितना भी पदार्थ है उसमें सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कौन वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, कौन में जो है केवल अदिश राशि है जिससे हमें केवल परिमाण मिलते हैं, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। वह वेग है, आयतन है, विस्थापन है या फिर बल है। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि आयतन जो है वॉल्यूम, यह एक अदिश राशि है। बाकी वेग या विस्थापन या बल ये सभी सदिश राशि है जिससे हमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है वो ऊष्मा के रूप में या फिर रासायनिक ऊर्जा के रूप में या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में या फिर प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तो 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसलिए 27वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि खाद्य परिरक्षक, यानी जो भोजन हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके परिरक्षक के रूप में, उसका जो बचाव करने वाले के रूप में जो है सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है, वो एसिडिक एसिड का होता है, बेंजोइक एसिड या का सोडियम लवण या फिर टार्ट्रिक एसिड का या सोडियम कार्बोनेट का। तो 28वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण का जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। बी ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 29 की ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है। ओजोन परत के अवक्षय का कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या इथेन है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ओजोन परत के जो अवक्षय का सबसे जो प्रमुख कारण है वह है CFC गैस, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है, इसलिए डी ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। ओजोन का जो है सबसे ज़्यादा अवक्षय, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है CFC की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना है। तो शुद्ध जो सोना की मात्रा होता है वो कितना होता है, हम सभी जानते हैं शुद्ध सोना की मात्रा 24 कैरेट होता है। यहाँ 18 कैरेट है, अर्थात 6 कैरेट जो है इसमें मिलावट के रूप में है। तो हम लोग इसमें अनुपात निकालना है तो 18/24 गुने 100 करेंगे हम लोग, और इससे जो हमारा करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। जब इसे हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा कि 75% जो है इसमें शुद्ध सोना है और 6% मिलावट है, जिसके वजह से ताकि वो जो है बेहतरीन आभूषण तैयार हो सके। तो 18 कैरेट के सोना में 75% शुद्ध सोना की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम जो है वह स्पाइनल कॉर्ड में नियंत्रित होता है या सेरिबेलम में या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा या पिट्यूटरी। तो ये कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का जो काम है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, अर्थात 31वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है या फिर काइमोट्रिप्सिन है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 32वां नंबर क्वेश्चन का कि लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है 32वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहाँ है। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है वो सेरिबेलम में है या फिर हाइपोथैलेमस में है या सेरिब्रम में है या स्पाइनल कॉर्ड में है। तो इसका जो 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वह मुख्य रूप से क्या है, वह है सेरिब्रम, यानी 33वां नंबर प्रश्न के लिए भी जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर
जाना जाएगा कि सेरिब्रम जो है वो बुद्धि और चतुराई का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो कौन सा आंसर होगा? वह ऑप्शन नंबर 34वां का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया जो है यह मुख्य रूप से किस प्रकार की बीमारी है? तो यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर 35 है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के जो है उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? वो हाइपोटेंशन कहते हैं या फिर पक्षाघात कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो उच्च रक्तचाप की जो स्थिति होती है हाई ब्लड प्रेशर की, उसको जो है वह हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है। अर्थात 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो अब हम लोग आ गए हैं भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, कैस्पियन सागर है, बैकाल झील है या मृत झील है? तो 36वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है? सुएज नहर का निर्माण जो है यह 1905 में हुआ है, 1854 में हुआ है या 1897 में हुआ है या फिर 1899 में हुआ है? तो इसका जो 37वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि सुएज नहर का जो निर्माण है यह कब हुआ है? जी, इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा सुएज नहर के निर्माण जो प्रारंभ हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि 1854 में यह प्रारंभ हुआ है और 1869 में जाकर के जो है सुएज नहर का निर्माण कंप्लीट हुआ और 17 नवंबर 1869 को सुएज नहर को जो है वो यातायात के लिए खोल दिया गया था। 37वां नंबर क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन जो सुएज नहर का अगर पूछा जाए कि कब से शुरू हुआ है तो वो 1869 जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन जो है यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर शीत शीतोष्ण क्षेत्र में या उप आर्कटिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 38वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि शंकुधारी वन जो है वो शीत शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। 39 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह जो करेक्ट आंसर है 39वां का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अर्थात डी करेक्ट आंसर है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? यह अनुच्छेद 355 के तहत है, 356 है, 352 है या फिर 360 है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि यह 355 के तहत है और इसके तहत जो है भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और अशांति से राज्य की रक्षा करे। इस प्रकार हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय संविधान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों था उससे हम लोग एक एक करके देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे आने वाले परीक्षाओं में। हम साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चलते चलते आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका परीक्षा आपके लिए आसान हो, हम इसकी कामना करते हैं। मिलेंगे अगले दिन अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।